हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है चंदन कुमार। ISPCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 9 नवंबर के करंट अफेयर्स को और इसके साथ हम लोग पिछले दिनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन तो करेंगे ही और साथ साथ आपको हर करंट अफेयर्स जो है मात्र 20 से 25 मिनट में आपको पूरे दिन का करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है हमारे टीम द्वारा। और हम लोग इसमें टोटल आपको एक वीडियो में 200 से 250 तक का करंट अफेयर्स जो है, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो बिना देर किए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन कि वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। बताइए, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो है आपको हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। ठीक है, रेडियोग्राफी आप जितने भी देखते हैं कि एक्सरे होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, अल्ट्रासाउंड तो ये सारे चीज़, और भी MRI, ठीक है, CT स्कैन, तो ये सारे चीज़ें जो है वो रेडियोग्राफी में ही आता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं रेडियोग्राफी में तो इस बार जो है वो रेडियोग्राफी डे जो किस दिन मनाया जाता है, तो ये उस दिन मनाया जाता है जिस दिन जो है एक्सरे का खोज हुआ था। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एक्स रेडिएशन, एक्सरेज। और एक्सरे का खोज किन्होंने किया था, तो ये किए थे विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन। इन्होंने एक्सरे का खोज किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कवरीज में एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, और इनको जो है एक्सरे का खोज करने के लिए फिजिक्स में आपको सबसे पहला जो है ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था किनको, रॉन्टजेन को। ठीक है, 1901 में ही, जो कि सबसे पहला था। और इस बार का थीम क्या है जो रेडियोग्राफर डेज का, तो रेडियोग्राफर्स एट द फोर फ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो है आपको इसका थीम है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ कि इस नवंबर का और कौन कौन से दिन जो है इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। याद रखेंगे, वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 5 नवंबर को, ठीक है, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे मनाया जाता है। याद रखेंगे, करंट अफेयर्स में मैंने कराया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नवंबर को, तो 7 नवंबर को 2 दिन मनाया जाता है। एक इन्फेंट प्रोटेक्शन डे और दूसरा नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ठीक है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, याद रखेंगे। ठीक है, ये जो 2 दिन है ये 7 तारीख को मनाया जाता है। अगला देखते हैं 9 को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड सर्विस डे, याद रखेंगे। और 11 को क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे। ये सारे चीज़ जो है याद रखेंगे। जिस तरह से मंथ जो है आगे बढ़ेगा, हम लोग सारे दिनों को कंपाइल करके अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर। बताइए, इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर कौन बन गया अक्टूबर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रशिया। ठीक है, रशिया बन गया है। और हम लोग देखते हैं रशिया का कैपिटल क्या है, तो मॉस्को है। ठीक है, और इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, याद रखेंगे। और हम लोग देखते हैं रशिया जो है, अभी रशिया और यूक्रेन के बीच बहुत युद्ध चल रहा है। ठीक है, और युद्ध के कारण जो है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो कि रशिया से ऑयल जो है परचेज़ नहीं कर रहे हैं, उन पर सैंक्शन लगा दिया है। तो इस कारण से इंडिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑयल रशिया से ले रहा है, वो क्योंकि रशिया जो है बहुत ह्यूज डिस्काउंट पे जो है अपना तेल बेच रहा है। क्योंकि इंडिया जो है दूसरे देशों से तेल लेता है, तो वो
उसके मुकाबले रशिया का ऑयल जो है वो अभी सस्ता पड़ रहा है, इसलिए इंडिया जो है वहाँ से ज़्यादा ऑयल सप्लाई कर रहा है, इसलिए रशिया जो है टॉप ऑयल सप्लायर बन गया है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं रशिया के बारे में। तो रशिया में जो है हाल फिलहाल 2024 तक जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छोड़ने का ऐलान कर दिया कि 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वो छोड़ देगा, क्विट कर देगा, एग्जिट कर देगा। ठीक है, और हम लोग देखते हैं तो अभी जस्ट हाल फिलहाल रशिया ने जिरकॉन बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि है बैलिस्टिक मिसाइल का ये सक्सेसफुल इसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया है। ठीक है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा जिरकॉन, और किसके द्वारा किया गया है तो रशिया के द्वारा। चलिए, और इंडिया जो है इससे क्या क्या लेता है रशिया से हाल फिलहाल, तो S-400 का इन्होंने लिया है, और आपको AK-203 का इन्होंने इस रशिया से डील किया है इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 1000 T20 इंटरनेशनल रन इन अ कैलेंडर ईयर। बताइए पहला इंडियन प्लेयर कौन है जो कि 1000 रन बनाया है T20 इंटरनेशनल में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सूर्य कुमार यादव, जिसको कि हम लोग स्काई भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उन्होंने 1000 रन जो बनाए हैं एक साल में, पहले भारतीय हैं, और ये दूसरे विश्व में हैं। ठीक है, दूसरे, फर्स्ट कौन थे, तो फर्स्ट आपका मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के हैं, उन्होंने पहले 1000 रन बना चुके हैं एक कैलेंडर में। वो लगभग 1300 to 1400 रन बनाने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं स्काई जो है किस स्टेट से खेलते हैं रणजी में, तो वो मुंबई से आपको खेलते हैं, मुंबई से खेलते हुए दिखते हैं, और मुंबई इंडियंस से IPL में भी खेलते हैं, मुंबई इंडियंस से, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसी में आपको और एक चीज़ मैं ऐड करते चलूँ कि फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 4000 रन्स इन इंटरनेशनल T20 कौन बने, तो विराट कोहली। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, विराट कोहली जो हैं पहले बैट्समैन बन गए दुनिया के जो 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हु इज़ नेम्ड एज ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अक्टूबर 2022। बताइए तो मेल कैटेगरी में किन्हें दिया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विराट कोहली को दिया गया है। ठीक है, इनका जो अक्टूबर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, कहाँ का, तो एशिया कप में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, फिर वर्ल्ड कप में आया तो वर्ल्ड कप में फर्स्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 82 रन बनाए, तो ये सारे परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें अक्टूबर मंथ का दिया गया है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं तो मेल में इस भी विराट कोहली को दिया गया, और फीमेल में किसको दिया गया, तो नीदा दर को। ठीक है, फीमेल में आपको दिया गया नीदा दर को, जो कि पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं, उनको दिया गया है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं ये हो गया अक्टूबर के मंथ का। अब हम लोग देखते हैं एक सितंबर के किस किस को दिया गया था, तो सितंबर में आपको मोहम्मद रिजवान को दिया गया था मेल में, और हरमनप्रीत कौर जो कि इंडिया के बैट्समैन हैं। ठीक है, हरमनप्रीत कौर, इन्हें फीमेल में दिया गया था। तो आई होप इसे आप याद रखेंगे। और ये जो है हर मंथ, इसलिए पहले ये हर मंथ नहीं दिया जाता था, लेकिन अब हर मंथ इसलिए दिया जाता है कि क्रिकेट का जो है अलग अलग लोगों में ज़्यादा मीन्स बढ़ावा मिले, अलग कंट्रीज में, और ख़ासकर प्लेयरों का प्रोत्साहन बढ़े। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि फीमेल और मेल और फीमेल दोनों को दिया जाता है कि इक्वालिटी लाने के लिए कि दिया जाए। और अभी लेटेस्ट में BCCI जो है वो आपको वुमेन मेल क्रिकेट और फीमेल क्रिकेट दोनों का जो फ़ी है वो सेम कर दिया है। ठीक है, सेम फ़ी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन। बताइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋतुराज अवस्थी को लॉ कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है। ठीक है, और अभी जो ये लॉ कमीशन है ये आपको 4 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 4 years जो है इसको बनाया गया है। और ये जो है आपको किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये जो है आपको पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है,
हाँ, पहले देखते हैं कि अलग अलग और कौन कौन मेंबर्स हैं लॉ कमीशन में। तो अभी हैं आपको केरला हाई कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस KT शंकरन और प्रोफेसर आनंद पलीवाल, फिर प्रोफेसर DP वर्मा, प्रोफेसर राका आर्या एंड M करुणानिधि। ये जो पांचों हैं ये आपको अभी इसके लॉ कमीशन के में अपॉइंट हुए हैं। लॉ कमीशन जो है ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बनता है, ठीक है, ना कि यहाँ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बनता है, ठीक है। ये याद रखेंगे कि लॉ कमीशन जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू बनता है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी है। यहाँ पे बात आता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है और स्टैट्यूटरी क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है कि कोई भी चीज़ जिसका कि वर्णन जो है जिसका दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में दिए हुए हैं या बात किया हुआ है वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल। स्टैट्यूटरी होता है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट के थ्रू इसे बनाया जाता है, तो वो हो गया स्टैट्यूटरी। और एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे जब बनता है तो वो एग्जीक्यूटिव हो गया। और ये काम क्या करता है, लॉ कमीशन का काम क्या है, तो ये जो है एक फिक्स टेन्योर के लिए बनता है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का एडवाइजरी होते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर अभी कौन है, तो किरण रिजिजू, ठीक है, रिजिजू याद रखेंगे, किरण रिजिजू जो है अभी मिनिस्टर हैं। और हम लोग देखते हैं तो इसका मेजर जो फंक्शन है ये लीगल रिफॉर्म्स को लाने में मीन्स अपना जो है ये बना है, उसके थ्रू लॉज में क्या क्या हम लोग चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि आगे जो अभी कठिनाइयाँ आ रही हैं वो फ्यूचर में ना आए या और अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, वो सारे के लिए इसे लॉ कमीशन को बनाया गया है, गठन किया जाता है, ठीक है। और इसमें मेनली जो होते हैं लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि लॉ में उनका योगदान रहता है, जो जिनको वो जान रहे हो लॉ में, ठीक है। और हम लोग देखें तो लॉ कमीशन जो होता है वो आपको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कुछ दिया जाता है, ठीक है, उस पे वो काम करते हैं, या वो सुओ मोटो मीन्स होता है कि खुद से भी अगर वो ले लें, मीन्स अगर हम देख रहे हैं कहीं कुछ गड़बड़ी चल रहा है या किसी लॉ में कुछ कमियां, तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के ये रिकमेंडेशन के भी, बिना उसके दिए हुए भी ये जो है खुद से अगर ले ले, ठीक है, खुद से अगर भी ले ले तो उसको सुओ मोटो कहते हैं। और तो ये जो है दूसरा सुओ मोटो भी कोई भी चीज़ को लॉ को वो अपना चेक करने के लिए उसको किस तरह से सही किया जाए या उसमें क्या खामियां उसको देखने के लिए भी लॉ कमीशन जो है कर सकता है। और हम लोग देखते हैं तो जस्टिस सिस्टम जो इंडिया का है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं उसके रिसर्च करने के लिए, ये सारे लॉ कमीशन का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी एंड हार्ट फेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ, ये जो दो बुक है, ठीक है, इसका जो है दुबई में कौन इसको रिलीज़ किए हैं। ये जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग कर रहे थे, जैसे मोदी डिलीवरी का हाल फिलहाल जो है आपको कौन किए थे, तो जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी किया था लेकिन दूसरे जगह पे। तो लेकिन दुबई में किन्होंने किया, तो दुबई में किए हैं ऑप्शन ए राजीव चंद्रशेखर, याद रखेंगे कौन किए हैं, तो राजीव चंद्रशेखर, ठीक है। तो राजीव चंद्रशेखर कौन है, तो वो है मिनिस्टर स्टेट फॉर स्किल एंड डेवलपमेंट, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, याद रखेंगे स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के राजीव चंद्रशेखर जो मिनिस्टर स्टेट है, ठीक है। चलिए और हम लोग देखते हैं हाल 2022 के इम्पोर्टेंट कुछ करंट बुक्स के बारे में। द इंडियन स्टोरी कौन लिखे हैं, तो बीमल जलाल, ठीक है, याद रखेंगे बीमल जलाल। नेक्स्ट है लिसन टू यू हर्ट द लंदन एडवेंचर, तो रस्किन बॉन्ड, ठीक है। और है क्या है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, तो विनीत कर्णिक, ठीक है। और है ए प्लेस कॉल्ड होम प्रीति सेनॉय। तो ये सारे बुक जो हैं याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम बुक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम एक ही मार्क्स का होता है लेकिन ये जो है याद नहीं रहता है, इसलिए इसको बार बार हम लोग रिवाइज़ करेंगे जिससे कि आपको भी याद हो जाए, ठीक है, एकदम दिमाग में बैठ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच कंपनी इज़ इंडियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स।
इंडिया का बेस्ट एम्प्लॉयर कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसके कि कौन है चेयरमैन? तो मुकेश अंबानी। ठीक है, ये जो है इनके हैं। और रिलायंस इंडस्ट्री जो इंडिया में सबसे बड़ा और वर्ल्ड में कौन है? तो वर्ल्ड में आपको सैमसंग है। सैमसंग जो कि कहाँ का है? तो साउथ कोरिया का है। ठीक है, साउथ कोरिया का कंपनी है सैमसंग। और उसके बाद और कौन कौन कंपनी आते हैं? तो सैमसंग के बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, अल्फ़ाबेट जिसका कि जो कि पेरेंट कंपनी किसका है? तो गूगल का है। ठीक है, एप्पल है। ये सारे जो कंपनीज है बेस्ट एम्प्लॉयर रैंक वाइज रेस्पेक्टिवली आते हैं। तो 1 नंबर पे सैमसंग हो गया, 2 नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट, 3 पे IBM, 4 पे अल्फ़ाबेट, 5 पे एप्पल, और इंडिया में आपको रिलायंस हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग ने हाँ तो देखते हैं। तो 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। गोवा में इसका आयोजन इस बार किया जा रहा है। और गोवा का अभी प्रेजेंट जो है चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रमोद सावंत। याद रखेंगे, प्रमोद सावंत जो है वो चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इज गिवन टू, ये जो है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? बताइए, डॉक्टर्स को दिया जाता है, नर्सेस को दिया जाता है, कि सोशल वर्कर्स को, या ऑथर्स को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्सेस को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये जो है आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ये अवार्ड जो है आपको नर्सेस को दिया जाता है, और ये 1973 से दिया जाने लगा है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। ठीक है, चलिए। और इस बार जो है आपको बहुत सारे को दिया जाता है, उतना बता पाना यहाँ पे संभव नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं। तो मिसेज, ठीक है, सबरून खातून को, जो कि बिहार से बिलोंग करती हैं, उन्हें ये नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूपी गवर्नमेंट अनाउंसेस मथुरा वृंदावन टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय विच ईयर? बताइए किस साल तक जो है मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2041 तक जो है इसको कार्बन न्यूट्रल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि कार्बन न्यूट्रल क्या होता है? तो कार्बन न्यूट्रल है, हम लोग देखते हैं कि दो कार्बन न्यूट्रल ये कि जो कोई भी एरिया जो है वो कार्बन जो है इतना उत्सर्जित ना कर रहा हो जो कि उसके, जैसे एक में 2 कंडीशंस हो सकते हैं। जैसे 2 कंडीशन, एक हो गया आपको या तो आप कार्बन एकदम उत्सर्जन, उस कार्बन जो है इमिशन करना छोड़ दे, 0 हो जाए। ठीक है, या आप ये कर सकते हैं कि 100 जो है कार्बन कर रहे हैं और आपको 100 ही आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी से आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। मीन्स सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, गोबर गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पे सब कुछ करना हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, तो आप बैलेंस कर सकते हैं। और इसमें एक और कर सकते हैं कार्बन न्यूट्रल, तो आप यहाँ पे ट्रीज़ लगा सकते हैं, जिसके कारण जो क्या होगा, तो आप ट्रीज़ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा। तो उससे आप जो है वो कर सकते हैं कि कार्बन न्यूट्रल किया जा सकता है। तो ये जो मेनली 2 कंडीशन है, या तो आप 0 कार्बन इमिशन करें या फिर इतना कार्बन इमिशन करें और उतना ही रिन्यूएबल एनर्जी का करें, जिसके क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन का उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐड नहीं हो पाएगा, तो उसको कहते हैं कार्बन न्यूट्रल होना। तो आई होप आप ये समझ गए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं मथुरा वृंदावन को जो है 2041 तक किया जाएगा। ठीक है, चलिए मथुरा वृंदावन जो है वो कृष्ण भगवान का जन्मभूमि माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज़ इलेक्टेड एज डेप्यूटी चेयर ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, GSMA? तो इसका सही आंसर है क्या है? तो ऑप्शन सी, गोपाल वित्तल को किया गया है। ठीक है, इनका जो है किया गया। ये क्या है? तो ये आपको CEO हैं किसके? एयरटेल के, और इनको जो है डेप्यूटी चेयर बनाया गया है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उससे पहले जानते हैं हम तो ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल
एसोसिएशन का लोकेशन कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो आपका लंदन यूके में है। इसका 1995 में गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी सेलिब्रेटेड दिस ईयर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 553rd ईयर। ठीक है, इनका जो है 553rd बर्थ एनिवर्सरी किया गया। चलिए, और इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था गुरु नानक देव जी का? तो इनका जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था। ठीक है, तलवंडी जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनका देहांत कहाँ हुआ था, मीन्स ये कहाँ पे इनका डेथ हुआ था? तो ये हुआ था आपको गुरुद्वारा दरबार साहिब। ठीक है, गुरुद्वारा दरबार साहिब, ठीक है, करतारपुर, करतारपुर, ठीक है, जो कि ये भी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, तो ये जो है करतारपुर, जो अभी हम लोग देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर का ओपन हुआ है, वो करतारपुर इसीलिए इम्पोर्टेंट है हम लोग सिख के लिए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, क्योंकि वहाँ पे पहले गुरु नानक देव जी जो थे वो फर्स्ट पहले गुरु थे सिख के। ठीक है, गुरु सिख में कितने गुरु हुए थे? टोटल 10 गुरु हुए थे, जिसमें कि फर्स्ट जो थे गुरु नानक देव जी थे, और 10th कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। याद रखेंगे 10th कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। चलिए, इसमें और आगे हम लोग देखते हैं। तो गुरु नानक देव जी के द्वारा एक दिया गया था स्लोगन, इक ओंकार। इक ओंकार, इक ओंकार का क्या मतलब होता है? वन गॉड। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, और हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन जो हैं ये गुरु से। तो गुरु नानक देव जी फर्स्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको गुरु अंगद देव इम्पॉर्टेंट हैं, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास। ठीक है, उसका गुरु गोविंद सिंह। तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी हैं, इन्होंने आपको जो जो ह्यूमन मतलब गुरुज को जो है मानने के लिए मना कर दिया, और इन्होंने ग्रंथ साहिब को इन्होंने फ्यूचर के जो हैं गुरु के रूप में मानने के लिए कहा गया। इन्होंने कहा अपने सिख सब को कि जो है गुरु ग्रंथ साहिब को फ्यूचर में आप भगवान उनको जो है गुरु माने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि विच स्टेट ऑर्गेनाइज तोखू इमोंग बर्ड काउंट? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड में तोखू इमोंग जो है बर्ड काउंट शुरू किया गया है। इसमें अभी जो है आपको टोटल 178 स्पीसीज़ के जो बर्ड हैं, ठीक है, उनका जो है खोज किया गया है। खोज इन द सेंस कि उनको गिनती हुआ है कि टोटल जो है अभी तक कि 178 स्पीसीज जो है नागालैंड में पाया जाता है। ठीक है, और इससे मेन इसका फ़ायदा क्या है? तो बर्ड काउंट करने से हम लोग को वहाँ के डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है कि कितने जो हैं बर्ड्स हैं अलग अलग। अगर सारे चीज़ का हम बात करें तो बर्ड्स का तो होता ही है, लेकिन अलग अलग और भी होते हैं, तो हम लोग को वहाँ के सारे डाइवर्सिटी का पता चलता है। कौन सा बर्ड जो है एंडेमिक है, एंडेमिक मीन्स वहाँ का नेटिव है। तो इससे क्या होता है, हम लोग को पता चलता है कि जो भी अगर उस बर्ड में फ्यूचर में अगर कुछ बीमारियाँ हुई तो हम लोग डायरेक्ट उस जगह से जाके देख सकते हैं जहाँ पे कि उसका जन्म स्थान है। ठीक है, चलिए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु विल लीड द एशियान इंडिया कॉमेमोरेटिव समिट? तो बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जगदीप धनकर। ठीक है, जगदीप धनकर जो हैं वो एशियान इंडिया कॉमेमोरेटिव समिट का इस बार चेयरमैन होंगे, मीन्स उसको लीड करेंगे इंडिया के तरफ से। और इस बार जो है ये आपको कहाँ पे होगा? तो ये आपका होगा, बताइए। तो ये आपका होगा कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया में ये होगा। और ये जो है आपको इस साल जो है 2022 जो है एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर भी मनाया जा रहा है। फ्रेंडशिप ईयर भी मनाया जा रहा है, जो कि 30 साल का हुआ है, इसलिए इसको मनाया जा रहा है। और देखिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ विल अटेंड द एशियन इंडिया कॉमेमोरेटिव समिट। ठीक है, और ये जो कि कंबोडिया में होगा 11 नवंबर से 13 नवंबर तक। और ये 30 साल का जो है दोस्ती का, एशियन और इंडिया का दोस्ती का प्रतीक है। 30 साल उसका होने जा रहा है, और इसलिए इस साल को
एशियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर भी घोषित किया गया है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और हमारे टीम के द्वारा किया गया मेहनत जो है आपको लगता हो कि हाँ ये इन्होंने मेहनत किया आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।